जय हिंद। तो ऑनलाइन पढ़ने वाले अधिकांशतः बच्चों का हाल क्या हो गया है ना कि वो ऑनलाइन पढ़ते तो सही है, बट नीचे से जानते हैं कमेंट में क्या पास होता है? अनामिका तुम कहाँ से हो? मेरे पास नोट्स हैं, तुम्हें दे दे क्या? तुम अपना नंबर सेंड करो, हम तुम्हें दे देते हैं। अबे छिछोरे पंती करते ही रह जाओगे, ठीक है? अनामिका को तो नौकरी वाला लड़का मिल जाएगा, रह जाओगे तुम। उनके शादी में आप कुर्सी सरियाते नजर आओगे। तो थोड़ा सा टाइम खुद पे भी दिया करो, ठीक है? और चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल करना सीखो। आगे बढ़ते हैं। अनामिका ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है, जिंदगी में बहुत सारे चीज आपके सामने बचे हुए हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आपको। और ये पॉलिटी का प्रीवियस इसका क्वेश्चन है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हम आकर केवल ऑप्शन को टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, वैसे से कोई फायदा नहीं होगा। अगर वैसे चाहते हैं तो आप वीडियो को नहीं देखिएगा तो ज्यादा ही फायदा होगा आपके लिए, ठीक है? हम यहाँ पे आपको यही काम करेंगे कि आपको फास्ट रिवीजन होगा। और सीधी बात, नो बकवास, कोई कमेंटबाजी नहीं यहाँ पे चलेगा, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन तो नहीं है कि नीचे से अनामिका का मैसेज आएगा, नीचे से राहुल का मैसेज आएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होते हैं? अब पंचायत चुनाव के बारे में, जैसे मैं पंचायत के बारे में आप जानते होंगे कि पंचायत का चुनाव के बारे में बात किया गया है, तो इसके कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया है? तो आर्टिकल 243 का के में। ये 243 के में किया गया है, पंचायती चुनाव के बारे में बात किया गया है, ठीक है? पंचायत राज चुनाव के बारे में। अब इससे संबंधित जो प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान है, वो हम आपको यहाँ पे चर्चा कर देते हैं, ठीक है? इसमें प्रावधानिक जो संवैधानिक प्रावधान क्या था कि 73वां संविधान संशोधन होता है। तो कब होता है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, ठीक है? इसको लागू कब किया जाता है? तो लागू किया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है? 24 अप्रैल को कब? 1993 ईस्वी में लागू किया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में यही 24 अप्रैल जो है आपको क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसको कौन से अनुसूची में रखा गया है, तो 11वीं अनुसूची में। कौन सी 11वीं कौन सी अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में, ठीक है? इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय का चर्चा किया गया है। कितने विषय का? 29 विषय का चर्चा किया गया है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं, अब तो यहाँ पे तो ये हो गया, अब हम बात करते हैं क्या 243 का के बारे में बात करते हैं। तो इसके चुनाव जो होते हैं, ये 243 के चुनाव कौन करवाते हैं? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं, ठीक है? कौन? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं। कितने वर्ष पर करवाते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर करवाते हैं। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर, ठीक है? अगर क्या होता है कि जैसे में अब पंचायत का चुनाव हो रहा है, अगर कोई विवाद हो जाता है इलेक्शन को लेकर के, तो क्या उसका निपटारा कौन करेगा? जैसे में वहां पे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में पढ़ रहे थे, तो आर्टिकल 71 के तहत में कौन विवाद को निपटारा कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। तो क्या यहाँ पे कोई न्यायालय काम करेगा? तो नहीं, यहाँ पे आपको न्यायालय कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना? ये 243 का ओ में आपको साफ साफ बोला गया है कि अगर कोई विवाद होता है तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है? तो इसका निपटारा कौन करेगा? तो यही विधानमंडल खुद से करेगा, ठीक है? तो समझ में आ गया, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा, ए हो जाएगा, 5 वर्ष में, ठीक है? देखिएगा, इस तरह से जब पढ़िएगा ना, तो आपको क्या होगा ना कि सबसे पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको कंटेंट दिया जा रहा है, फाजुल बकवास नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात है ना कि उससे संबंधित जितने भी और जो टॉपिक बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको यहाँ पे आपको आंखों के सामने सब क्या हो रहा है? नजर आ रहा है, उछल कभी नहीं हो रहा है, ठीक है? इससे ज्यादा दिन तक आपको दिमाग में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है? अब देखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि 243 का के पढ़ा, 243 का के पढ़ा, इसमें क्या गया किया गया? पंचायतों के चुनाव के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है? अब इसी तरह 243 के डी, 243 का डी, डी से मतलब डिस्काउंट, आप याद रखिएगा, डी से डिस्काउंट यानी दबे कुचे लोग के बारे में है बात किया जा रहा है। तो जो जो दबे कुचे लोग होंगे तो उसको क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। तो दबे कुचे लोग को क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण दिया जाएगा, तो यही 243 के डी में एससी के आरक्षण, एसटी के आरक्षण और फिर महिलाएं। खैर आजकल महिलाएं तो दबे कुचे नहीं है, तो आप समझ ही रहे हैं, ये महिलाएं तो दबे कुचे अब आजकल नहीं रह गई है। तो इसको क्या किया गया है? आरक्षण दिया गया है, ठीक है? तो पंचायत के चुनाव में यानी जो खड़ी होना चाहते हैं, तो उसमें क्या गया कि 1/3 को क्या गया है? सदस्य 1/3 उसको आरक्षण दिया गया है। लेकिन इसे बढ़ा करके सरकार बढ़ा करके कहां तक कर सकती है? 50% तक आरक्षण को कर सकती है। कितने तक? 50% तक कर सकती है, ठीक है? तो समझ में आ गया कितने में है? आर्टिकल 243 के डी में है, आर्टिकल 243 के डी में है, ठीक है? डी से दबे कुचे लोग हो गए, एससी एसटी और महिलाएं के बारे में यहाँ पे आरक्षण किया गया है, ठीक है? दबे कुचे लोग होंगे तो उसको आरक्षण देगा, तभी ना ऊपर उठेगा, समझ गए? अब देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके सामने आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर हैं, ठीक है? अब देखिएगा, पंचायती राज के बारे में हम बात करते हैं, तो जैसे में ये पंचायती, हम एक तरह से हमने ये मान लें कि पंचायत है, ठीक है? गांव में तो रहते हैं,
बट गाँव के बारे में पूरी तरह से जानते हैं नहीं। गाँव के आदमी पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, तो वही दांत पोड़ के रह जाइएगा। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में तो सभी को पता है, ग्राम पंचायत, ठीक है। ये ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, तो मुखिया होता है, मुखिया होता है नहीं। फिर उसके बाद होता है क्या, पंचायत समिति। कौन होता है, तो कहिए कि पंचायत समिति, पंचायत समिति। पंचायत समिति जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। आप ब्लॉक बोलते ना है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में ब्लॉक बोलते हैं। यही होता है जिला परिषद, जिसको जिला पंचायत बोलते हैं, ठीक है, जिला परिषद, ठीक है। अब ये जिला परिषद ये कितने स्तर के हैं, 3 स्तर के। तो इसका सुझाव कौन दिया था, इसका सुझाव भी पूछा जाता है। तो इसका सुझाव देने की अगर हम बात करते हैं, तो इसका सुझाव दिया गया था 1957 ईस्वी में। एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी का नाम क्या था, तो उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। अब ये बलवंत राय मेहता समिति क्या बोलते हैं, बलवंत राय मेहता समिति बोलते यही ना है कि भारत में जो पंचायती राज का जो आप स्थापना कीजिएगा वही त्रिस्तरीय, तो जो अभी हमने त्रिस्तरीय ऐसे करके त्रिभुज करके बनाया त्रिस्तरीय, ऐसे ही होना चाहिए। सबसे ऊपर में क्या, जिला परिषद, फिर बीच में क्या, ब्लॉक, और फिर सबसे नीचे ग्राम पंचायत, ठीक है। यही इसको आखिर इसका मकसद क्या था, लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण करना है, लोकतंत्र को बंटवारा करना, ताकि इससे क्या होगा कि जनता के, यानी जनता के आम लोग भी, यानी सबसे निचले स्तर के लोग भी इसमें क्या हो, भाग ले, यानी लोकतंत्र में भाग ले, ठीक है। क्योंकि हम लोग वोट डालने जाते हैं, ठीक है। यानी सबसे निचला स्तर यही है, कौन है, तो यही ग्राम पंचायत। कौन है, ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है, लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर है, जिसमें हम लोग वोट भी डालते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं। चलिए, अब यही तो समझ में आ गया, बलवंत राय मेहता समिति ने यही त्रिस्तरीय पंचायत समिति का सिफारिश किया था, और इसे ही भारत में क्या किया गया, लागू किया गया। तो सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए, तो सब समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्या तो ऑप्शन पे देखते हैं कि ग्राम पंचायत, एक बार फिर से हम बना देते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे रखा था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रखा, तो ग्राम पंचायत, ठीक है। फिर उसके बाद में ब्लॉक, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या रखा, जिला परिषद, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम मिलाते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत है जी, प्रखंड जिसको ब्लॉक आप बोलते हैं, पंचायत समिति, और फिर जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर तो एक ही तो सही है, यहाँ पे दिखाई सब तो मिल ही गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। क्या बोला गया कि भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिएगा, अभी अभी हमने चर्चा किया पंचायती राज आखिर क्यों लाना चाहती थी सरकार। इसके पीछे लाने का मकसद यही था कि जनता जो है लोकतंत्र में भाग ले, क्योंकि सबसे निचला स्तर जहां पे अभी हमने देखा ये ग्राम पंचायत, वहां पे भी जनता वोट दे रही है, यानी लोकतंत्र में भाग लेने के लिए लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण किया गया है, ताकि उसमें आम लोग भी क्या करें, इस राजनीतिक रूप में भाग ले सके, ठीक है। तो अब देखिए हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या बोला गया है, आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। चलिए अभी तो ठीक है, आगे देखते हैं। किसानों को लाभ देने के लिए, अरे भाई भाई, एक किसान से कहां लेना देना यहाँ पे, ठीक है। ग्रामीणों के रोजगार के, कहा है कोई इसमें झूठ मूठ का लफड़ा कर रहा है। आपके सामने आंसर आपको दिखाई पड़ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे, ठीक है। अब देखिएगा क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है। अब देखिएगा हम बताते हैं, जैसे में अब 12 से 35 तक आप जानते हो कि भारत के संविधान में ये जो आर्टिकल है 12 से 35 तक में किसका चर्चा किया गया है, तो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का चर्चा किया गया है। तो कहां से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से क्या किया गया है, मूल अधिकार को कहां से लाया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो जिसमें अब 14 से 18 तक में हम देखते हैं, तो 14 से 18 में क्या किया गया है, समता का अधिकार, ठीक है। 14 से 18 में समता का अधिकार, फिर ठीक है। फिर उसके बाद में 19 से 22 तक में किसके बारे में किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद में 22 से 23 में क्या किया गया है, 23 से 24 में क्या किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अब हम यही पे देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा, अब यही देखते हैं, यही पे चर्चा किया गया है आर्टिकल 25 से 28 में क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब यही हमको पढ़ना है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिएगा आर्टिकल 25 में क्या बोला गया, अब तो यहां तो समझ में आ गया, तो ये मूल अधिकार है। अब देखिएगा ये आर्टिकल 25 में क्या किया गया ना, कि धर्म को अबाध रूप से मानने का, अगर किसी व्यक्ति को मन करे कि नहीं हम, अगर कोई व्यक्ति किसी और भी धर्म में है, अगर उसको मन करे कि हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, हाँ हो जाओ भाई, काहे नहीं हो सकता है। तो ये आर्टिकल कौन से, उसको अगर कोई व्यक्ति
जिसको मन कर दिया कि हम इस धर्म में नहीं रहेंगे, कोई और धर्म में हम मन है हमको। जैसे में आपने सुना होगा ना कि ये भीमराव अंबेडकर जो थे हिंदू धर्म के थे, लेकिन अंत में वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। तो उसी तरह हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जौन धर्म के हो कि और किसी और धर्म में जाना चाहते हैं, तो कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, ठीक है। तो वो कौन से आर्टिकल में हमें मूल अधिकार दिया गया है, तो आर्टिकल 25 में दिया गया है। हम किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये 26 क्या बोलता है? 26 बोलता ना है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। क्या बोलता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। इसका मतलब नहीं समझे का इसका मतलब कहना क्या चाहते हो? धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य कहने का मतलब जैसे में आप लक्ष्मी पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं, सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं, तो वो एक तरह से धार्मिक कार्य ही है। तो धार्मिक कार्य को आपको प्रबंधन का अधिकार ये दिया गया है, हमारे संविधान नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि कोई आपको रोक सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोक सकता है। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार कौन कौन से, लेकिन हाँ आपको जैसे में अब क्या होता है, जैसे में आप कहिए कि धार्मिक जब अधिकार दिया गया है, तो पुलिस जो होती है वो रोक टोक क्यों करती है? देखिए, रोक टोक करने का मकसद वो नहीं है कि जैसे में अब क्या है ना कि जो ऑर्डर व्यवस्था है ना वो खाली चरमरा ना जाए, वो जो बिगड़ ना जाए, इसीलिए वो आपको कहती है कि जल्दी डुबा दीजिए, इस तरह की बातें करती है, रोक टोक नहीं करती है। जो पब्लिक ऑर्डर का जो रूल होता है वो उसको फॉलो करने के लिए करता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आर्टिकल 26 हो गया। अब आर्टिकल 27 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 27 में बोला कि धार्मिक करों से स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक करों से स्वतंत्रता। अब यहाँ पे लिखते हैं धार्मिक करों से स्वतंत्रता। इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे में अब कोई धर्म के हम मान रहे हैं, तो कोई धर्म को मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको कोई धर्म को मानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉरी धार्मिक करों से स्वतंत्रता ना, तो ऐसा नहीं है कि हमें क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। कर मतलब समझते हैं? टैक्स। कर मतलब क्या होता है? टैक्स। अब जैसे में आप क्या होता है, जैसे में आप पटना पटना जाते हैं हनुमान मंदिर, तो आपको ऐसा नहीं कि वहां जब आप जा रहे हैं तो आपको कर देना पड़ रहा है। हाँ हाँ, बशर्ते जैसे में कुछ मैनेजमेंट है उसके लिए आपको चार्ज लगता है, लेकिन वैसे नहीं कि आपको वहां पे जाने के लिए जो क्या है तो उसको पैसा देना पड़ जा रहा है, ठीक है। जैसे में आप कोई मंदिर में जाते हैं तो वहां की हम बात बता रहे हैं, जिसमें आपको ये क्या, अच्छा जूता चप्पल रख रहे हैं जो, अरे भाई वो मैनेजमेंट के रूप में होता है, तो उसको आपको रखवाने के लिए वो आपको पैसा लिया जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके धार्मिक करों से स्वतंत्रता कौन देता है? तो आर्टिकल 27। और ये आर्टिकल 28 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है ना कि धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। कहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा? तो धार्मिक शिक्षा जैसे में सरकारी शिक्षण संस्थान स्कूल जहां पे है वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तब आपके दिमाग में घूमेगा, अच्छा ऐसे कैसे धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है, तो धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो अब देखिएगा, एक महिला थी अरुणा राय, ठीक है, ये क्या करती है, 2002 में केस कर देती है, ठीक है। अब बोलते हैं कि धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा किसी भी संस्थान में, तो यहाँ धर्म के बारे में तो पढ़ाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, क्या दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यही दिया कि जैसे में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे में अब जैसे में एनसीईआरटी का आपने बुक देखा होगा, तो जैसे में आपको अगर कोई भी चैप्टर, जैसे में कोई अभी बुक देख रहे हैं तो उसमें सभी धर्मों के नामों को लेकर के चर्चा, जैसे में हिंदू धर्म का कोई अगर राम नाम है तो कोई और लड़का का मोहम्मद नाम भी मिलेगा, फिर जेसफ नाम भी मिलेगा, ईसाई का। आप देखिएगा ना कि सभी चीज का नाम वहां पे आपको दर्शाया जा रहा है, यानी सभी धर्मों को बराबर वहां पे मानता दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि खाली अगर एक चैप्टर में राम पढ़े हैं तो सब चैप्टर में रामे के बारे में चर्चा किया है या श्यामे के बारे में, यानी हिंदू नाम, यहाँ सभी चीज का एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब आपने एनसीईआरटी का बुक पढ़ा होगा, तो आप गौर कीजिएगा ऐसा बातों को, ठीक है। तो इन सभी धर्मों को समान रूप से शिक्षा दिया जा सकता है, ठीक है ना, ऐसे किसी स्पेशल धर्म को नहीं दिया जा सकेगा कि हाँ आते हैं हम पढ़ा देते हैं ये वो, नहीं, ठीक है। लेकिन जब फिर 29-30 हम पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको धार्मिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, वो पढ़ाइएगा, ठीक है। वो जब हम आगे आएगा ना 29-30, तब उसके बारे में बताएंगे कि अल्पसंख्यक लोग हैं उनको शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया। तो अब देखिएगा जो हमें क्वेश्चन पे क्या बोला गया था, ठीक है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्र है? तो अभी हमने बताया कि ये 25 क्या है, तो 25 है धर्म को हम अपना मर्जी से कुछ और मान सकते हैं, ठीक है। और ये 26 हमने क्या बोला कि यही धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भेजा में घुस रहा है ना, एकदम सीधा डाउनलोड मारिए, क्लिक एकदम करिएगा, कभी भी खुल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब देखिएगा क्या बोला गया है कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी को, देखिएगा एक करंट अफेयर के रूप में है, तो इसको आप नहीं याद कीजिए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो
पार्टियां जो होती है जो बदलती रहती है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हटते घटते रहता है, तो इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में, ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन को कब जोड़ा गया था, तो राइट टू एजुकेशन को 86वां संविधान संशोधन होता है 2002, ठीक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया गया था, मौलिक अधिकार के रूप में इसे शामिल किया गया था, जो आर्टिकल 21 के ए में इसे रखा गया था। आर्टिकल 21 का ए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा, अब इससे शिक्षा का एक अधिकार अधिनियम लाया गया, इसको लागू करने के लिए शिक्षा का एक अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आता कब है, तो 2009 में आता है। लेकिन 2009 में आता है तो क्या लागू नहीं होता है, नहीं, इसे लागू जो किया जाता है तो इसे लागू किया जाता है 1 अप्रैल 2010 को, इसे क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा था, समझ में आया, तो इसे आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खुरपाती बिल्कुल नहीं करना है, एकदम सीधे एकदम अच्छे एकदम ठंडे माइंड से पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया, बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त, अब हमने बलवंत राय मेहता समिति का चर्चा किया, किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। तो अब पंचायती राज से जितने भी हम को क्या है यहाँ पे जो समितियां है, अगर हम बता देते हैं तो आपको फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं बता देने का, ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। अब देखिएगा 1957 यानी जनवरी 1957, ठीक है। देखिएगा अगर 56 दिया है तो 56 ही मान करके चलेंगे, ठीक है। अगर 56 नहीं दिया है, 57 दिए हुए है तो 57 लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, 57 लेकर के चल देते हैं, ठीक है। 57 में क्या हुआ था कि 16 जनवरी की, जनवरी 16 की बात है, जनवरी 16 में यानी जनवरी 1957 की बात है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। क्यों गठन किया गया था, इसको संवैधानिक किसको मतलब पंचायती राज को कैसे रूप से लागू किया जाए, उसमें क्या सुधार चाहिए नहीं चाहिए, ये सभी चीज के लिए एक बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था 1957 ईस्वी में, ठीक है। और इसी ने सुझाव क्या दिया था, त्रिस्तरीय पंचायत समिति का सुझाव दिया था, ठीक है, जो भारत में लागू भी किया गया इसी के सिफारिश को मान करके, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि फिर उसके बाद में 1963 में क्या किया जाता है कि संथानम समिति का गठन किया जाता है। तो ये सब समिति का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समिति याद रखिएगा कि इससे जैसे में क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है ना कि निम्न में से कौन सा जो समिति है पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं, और काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, तो जो नॉर्मल लड़के होते हैं ना घोचू पच्चू, उनसे तो बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है, वैसे ही रह जाते हैं। 1963 में क्या किया था, संतानम समिति का गठन किया गया था, और 1964 ईस्वी में क्या किया गया था, सादिक अली समिति का गठन किया गया था। किसका, सादिक अली समिति का गठन किया गया था, ठीक है। 3 समिति तो आपको याद हो गया, ठीक। ट्रिक के फेर में बिल्कुल नहीं रहना, ट्रिक आपको ट्रिक के भर याद रहेगा, एग्जाम में कुछ काम नहीं करता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस रिविजन कीजिए, ट्रिक आपको ऐसा नहीं, हाँ कुछ चीजें होते हैं जो आपको जल्दी से उसके याद हो जाते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन हम सभी चीज में ट्रिक लेकर के चलिएगा। लंगड़ा घोड़ा कहीं रेस दौड़ता है, आपने देखा है कहीं भी, तो बैसाखी के सहारे रेस नहीं जीते जाते हैं, आपको एकदम माहिर बनना पड़ेगा। तो ट्रिक एक तरह से क्या है, बैसाखी है, कितना दूर तक जाइएगा, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, कुछ चीज है उसके लिए आप ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन सभी चीज में ट्रिक के ट्रिक कहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए 3 को हमने देखा। फिर इसके बाद में क्या होता है 1977 में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अशोक मेहता समिति, यही बलवंत राय मेहता के बेटा है, ठीक है। ये अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है 1977 ईस्वी में। ये क्या बोलते हैं कि भारत में द्विस्तरीय पंचायत समिति का गठन की बात करते हैं, द्विस्तरीय, क्या बोलते हैं कि द्विस्तरीय कीजिए भाई जी, जो त्रिस्तरीय हमारे बाबूजी बोले थे ना त्रिस्तरीय, तो नहीं, आप क्या कीजिए, बीच वाले जो हमने ब्लॉक बताया था उसको ये हटा दिए थे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया था कि SC और ST के आरक्षण के बारे में भी बात बोला था, कौन, ये अशोक मेहता समिति बोले थे, ठीक है। अब हम चलते हैं अशोक मेहता समिति के बाद में क्या हुआ था कि एक था हनुमंत राव समिति, हनुमंत राव समिति, ये सब समिति जो कभी गड़ल गड़ल पूछ दिया जाएगा, आपको लगेगा यार नाम नहीं सुने हैं, कहाँ से बना, तो आपको लगा अच्छा यही तो सुनल नहीं है, यही नहीं हो सकता है ऐसे, लेकिन गलत हो जाएगा। हनुमंत राव समिति ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके बाद में क्या हुआ था 1986 ईस्वी में, कब 1986 ईस्वी में, इसका डेट याद रखिएगा, 1986 ईस्वी में क्या होता है, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, इसने सिफारिश क्या किया था, इस समय राजीव गांधी इस प्रधानमंत्री थे, ठीक है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और इसमें सिफारिश क्या करता है, सिफारिश करता है ना कि ये जो पंचायती राज है उसको क्या संवैधानिक दर्जा दीजिए, संवैधानिक, जैसे में संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, ठीक है। तो संवैधानिक दर्जा देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो यही व्यक्ति कहते हैं कि संवैधानिक दर्जा दीजिए, तब उसके बाद आप पढ़ते होंगे कि केमा संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान
संविधान संशोधन होता है 1992 में। देखिएगा 46 में इस समय बात हो रहा है, लेकिन 92 में संशोधन होता है। ठीक है, चीजों को आप रिलेट करते हुए बढ़िए। संवैधानिक ये संवैधानिक मान्यता देने की बात करते हैं तो कौन, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, अब देखिएगा फिर उसके बाद में एक और दो और समिति है, पीके थुंगन समिति है, पीके थुंगन समिति, और एक ठो और क्या है, बीके गॉडगिल समिति। तो इस तरह के हमने क्या किया, सभी समिति जितने थे, आप अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो आप जितने, जैसे में और भी जो बढ़िया बढ़िया जो एजुकेशनल चैनल होगा वहां पे आप जा करके मिला करके देख लीजिएगा। अगर कंटेंट आपको मेरा कम लगेगा तब आप बताइए कि यार तुम बहुत कम कंटेंट दे रहे हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे आपको पूरी तरह से बता दिया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई जी, तो आगे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले पे देखते हैं। क्या बोला गया है कि मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था। अब देखिएगा मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो ये आखिर मिजोरम ये बना कब था। ठीक है, तो मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा। हम पहले बताते हैं कि ये मिजोरम है कहाँ पे। इस तरह से ऐसे ये भारत के पूर्वी राज्य है। ठीक है, भारत के पूर्वी राज्य है। और पूर्वी राज्य की बात करते हैं तो देखिएगा 1987 में बनने की अगर बात करते हैं तो 1987 में कौन बनता है, गोवा बनता है। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश भी बनता है। ठीक है, 1947 में 87 में। ठीक है, अगर ये मिजोरम की बात करते हैं तो ये मिजोरम जो बनता है ये 1972 में बन जाता है। कब, 21 जनवरी 1972 ईस्वी को क्या बन जाता है, ये मिजोरम पूर्ण राज्य बन जाता है। ठीक है, इसको दर्जा दिया जाता है। और ये 75 की बात करते हैं तो 75 में सिक्किम बनता है। कौन, तो सिक्किम बनता है। तो कैमा संविधान संशोधन के तहत, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बन जाता है। कौन, तो सिक्किम बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आप देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपके सामने 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहां से लिया गया है। देखिएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है जापान से। इसका कहने का अर्थ क्या होता है, जैसे में आपने आर्टिकल 21 पढ़ा है जिसमें क्या बोला गया है, जीवन का अधिकार दिया गया है, यानी हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप पूछिएगा कि तब फांसी सरकार कैसे दे देती है, तो यही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत में क्या किया जाता है, इस फांसी दे दिया जाता है। तो पूछ के कहिए कि इसका हमको समझ में मतलब नहीं आया, क्या कहना ही चाह रहा है। तो देखिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर बात करते हैं, जैसे में संविधान ने हमारा क्या दिया है, जीने का अधिकार दिया है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है कि अगर आप विधि के अनुसार नहीं चलते हैं तो ये विधि जो है आपके जो जो अधिकार दिया है जीने के अधिकार, उसको छीन सकता है। यही तो, यही समझ में आ गया है। तो कहां से लिया गया है, तो उसी के तहत में क्या होता है, फांसी पड़ता है। समझ में आ गया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो ये जापान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, तो बोलिएगा सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है, एकल नागरिकता लिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा, क्या प्रस्तावना की भाषा। वैसे प्रस्तावना कहां से लिया गया है, अमेरिका से, लेकिन भाषा पूछ दिया जाएगा तो ये कहां से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, इस समवर्ती सूची आप पढ़ते हैं ना, समवर्ती सूची, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आज संयुक्त जो अधिवेशन पढ़ते हैं, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग, वो भी कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के तो सभी को पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, जो भाग 20 में है और आर्टिकल 368 में इसका चर्चा किया गया है। ये कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो हमें पूछा क्या गया था, कानून द्वारा स्थापित या विधि द्वारा स्थापित कहां से लिया गया है, तो जापान से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। लोकपाल की स्थापना। अब पहले तो हमको आपको बताना कि लोकपाल का अर्थ क्या होता है। लोकपाल का अगर कहने की बात करते हैं तो ये लोकपाल का अर्थ होता है कि जैसे में एक ये सरकारी अधिकारी होता है। ठीक है, सरकारी अधिकारी होता है। इसका काम क्या होता है, सरकारी अधिकारी की तरह क्या होता है, जैसे में अब कोई भी व्यक्ति है तो उसके भ्रष्टाचार को, उसने जो कोई गलत काम किया उसको जांच पड़ताल करने का ये काम करता है। तो इसी तरह से आप इसको कह सकते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये जनता का संरक्षक है। तो हाँ बिल्कुल, ये जनता का क्या है, जनता का संरक्षक है। जैसे में आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा, यही लोकपाल के लिए काफी सारा आंदोलन हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें भाग भी लिया था। ठीक है, तो यही लोकपाल की पहली बार इसको कहाँ पे यूज किया गया था, तो इसको सबसे पहले यूज किया गया था कहाँ पे, तो स्वीडन में। स्वीडन में, ठीक है, कहाँ पे, स्वीडन में। अब ये स्वीडन में कब प्रयोग किया गया था पहली बार, तो पहली बार प्रयोग किया गया था 1809 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था, 1809 ईस्वी में। तब आप पूछिए कि भारत में कब हुआ था इसका, सबसे पहले भारत में की बात बताइए। देखिएगा भारत में ये लोकपाल अधिनियम आया था कब, तो 2013 में आता है क्या, लोकपाल अधिनियम। और इसी वर्ष क्या हो जाता है, पारित हो जाता है लोकपाल अधिनियम। और इसी को पारित करवाने के लिए अन्ना हजारे काफी ज्यादा आंदोलन करते हैं दिल्ली में, जो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं।
क्या बोला गया, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना। अभी हमने चर्चा किया अशोक मेहता समिति का, द्विस्तरीय पंचायत समिति के गठन की बात किए थे, तो इसका कब हुआ था, 1977, ऑप्शन नंबर ये। देखिएगा जहां पे हमको टाइम देने के लिए रहेगा वहां पे खुद टाइम देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अब देखिएगा राज्यसभा की बात करते हैं तो इसको कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया है, 80 में चर्चा किया गया है। और 80 के 3 के तहत में राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। कितने सदस्य को, 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो कोची कोची संबंधित होना चाहिए, तो एक होता है साहित्य से संबंधित होना चाहिए, फिर एक होता है कला से संबंधित होना चाहिए, फिर एक होता है विज्ञान से संबंधित होना चाहिए, और एक होता है समाज सेवा। ये सब से जुड़े हुए अगर कोई व्यक्ति है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। कौन, राष्ट्रपति करते हैं। तो कितने व्यक्तियों को, 12 व्यक्तियों को। अब हम आपसे पूछते हैं कि आर्टिकल 331 के तहत, आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 व्यक्ति को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, जो एंग्लो इंडियन है, ठीक है, एंग्लो इंडियन जिसको आप बोलते हैं, आंग्ल यूरोपियन भारतीय। तो इसको कौन सा हो जाएगा, तो इसको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है आपके सामने, ये तो हो गया। अब अगले देखते हैं। क्या बोला गया, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जैसे में जिला न्यायाधीश की अगर आप बात करते हैं तो इसके आर्टिकल की अगर चर्चा करते हैं तो इसके आर्टिकल कौन में चर्चा किया गया, आर्टिकल 233 में इसका क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। जिला न्यायाधीश कौन बन सकता है, क्या ऐरा गैरा नथु खैरा बन जाएगा, क्या सभी को बना दिया जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे बना देगा सभी को, सभी को नहीं बना सकता। इसके लिए ये व्यक्ति 7 वर्ष तक या तो वकील रहा हो या तो अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, ठीक है, 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक काम किया हो। और इसको जो होता है ना, इसको जैसे में क्या किया जाता है कि ये हाई कोर्ट इसको बोलता है राज्यपाल को, राज्यपाल को कि इसको नियुक्त कर दीजिए। तो इसको नियुक्त करने का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। और वहां पे हमने देखा था कौन नियुक्त करता है, तो वहां पे राष्ट्रपति करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। यहाँ पे सत्र न्यायाधीश है जिसको जिला न्यायाधीश बोल रहे हैं, उसको कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि राज्यपाल नियुक्त कर देगा आकर के, ठीक है। राज्यपाल सिर्फ जिला न्यायाधीश को, यानी जो सत्र न्यायालय होते हैं ना जिला लेवल पे, उसको सिर्फ काम करता है, नियुक्त करता है न्यायाधीश को, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कई बच्चों तो कहिए तो एकदम ना मुख्यमंत्री के देखेगा एकदम बर्दाश्त नहीं लेगा, मार देगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। देखिएगा महाभियोग की अगर हम बात करते हैं तो महाभियोग की चर्चा कहाँ पे किया गया है, तो आर्टिकल 61 में किया गया है। महाभियोग आखिर आता कैसे है, जैसे में अब हम मेरे पास में अब देखिएगा 2 है, एक तरफ से लोकसभा है और एक तरफ में राज्यसभा है। जो महाभियोग लाया जा सकता है ना, वो कन्हू आ सकता है, ठीक है। तो महाभियोग ऐसे ही आ जाएगा। क्या नॉर्मल व्यक्ति है, आयरा गैरा नथु खैरा थोड़े नहीं है कि आया ए जी आप हट जाइए, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको करने के लिए आपको 14 दिन पहले, कितना दिन, 14 दिन पहले आपको बोलना पड़ेगा कि हम आपको महाभियोग लाना चाह रहे हैं, समझे। तो बोले ठीक है भाई लाओ, तो लाओ हम देख लेंगे तुमको कितना तुम पानी में हो सके। क्या कहीं भी लेकर के आ सकता है, या तो लोकसभा में लेकर के आया या तो राज्यसभा में लेकर के आया, ठीक है। तो आप पूछे काहे लेके आएगा भाई, लाने का रीजन क्या है। तो देखिएगा रीजन तो एक ही रूप है, या तो अव्यवहार मामले में लेकर के आ सकता है, या तो संविधान के उल्लंघन के मामले में लेकर आ सकता है, यानी संविधान रूप से काम नहीं किया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान के उल्लंघन की बात तो हम नहीं लेकर के चलेंगे, क्योंकि अव्यवहार के मामले जब दिया गया, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तब उसको हम लेकर के चल सकते थे, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो समझ में आ गया। अब देखिएगा, तो इसको जैसे मैं अब 14 दिन पहले लेकर के आ सकता है। अब 14 यहाँ से मान लें कि अब लोकसभा में पहले लेकर के आया, तो यहाँ के 2/3 सदस्य यानी विशेष बहुमत से अगर पारित कर देगा ना, विशेष बहुमत से कि हाँ भाई हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, हमको ठीक नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना, इनका लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम इन्हें हटाना चाहते हैं, तो चलो भाई ठीक है। तो अब ये वाला कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। अब यहाँ भी 2/3 बहुमत से पारित करेंगे आप यहाँ के ये सदन, तबे राष्ट्रपति हट सकते हैं, वरना यहाँ से पास नहीं किया है ना विशेष बहुमत से, तब फिर उसके बाद आएंगे। तुमसे ना हो पाएगा विनोद, तुम्हारे बस की बात ना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। देखिएगा कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होता है 1925 में। कब होता है, 1925 में। तो ये कहाँ होता है, तो ये होता है कानपुर में, ठीक है। तो कौन करते हैं, तो एक व्यक्ति नहीं करते हैं, एम एन रॉय करते हैं, एम एन रॉय करते हैं। और फिर डांगे के बारे में सुना होगा, ठीक है, ये डांगे करते हैं। तो मेन प्रमुख कौन थे, एम एन रॉय ही थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एक सौमेंद्र नाथ बोस की अगर बात करते हैं, तो ये सौमेंद्र नाथ बोस क्या बोलते हैं कि रिवोल्यूशनरी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, यानी रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन करते हैं, तो ये
सौमेंद्र नाथ बोस करते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा एम एन रॉय जाएगा। ठीक है, इसका आंसर एम एन रॉय। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूछा है। आगे क्या बोला गया है, राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना कब किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना किया गया था 61 ईस्वी में। ठीक है, कब, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना कब किया गया था, तो 1961 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या भारत में शून्यकाल, अब देखिएगा शून्यकाल पहले तो कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। देखिएगा शून्यकाल का अर्थ समझाते हैं। जैसे मैं 11 से, देखिएगा खा पीच के एकदम नरेटी तक पहुंचा करके खाना को, तो 11 बजे तो सब ऑफिस में आता है, देख रहे हैं। 11 से 12 बजे तक क्या चलता है, प्रश्नकाल चलता है। कब चलता है, तो 11 से 12 तक प्रश्नकाल चलता है। और 12 से 1 बजे के बीच, यानी प्रश्नकाल के बाद, यानी 12 से 1 बजे के बीच क्या होता है कि शून्यकाल चलता है। कब तक, ये शून्यकाल चलता है 12 से 1 बजे तक। तो अभी भी समझ में नहीं आया, चलो टाइमिंग तो आपने बता दिया ना। तो शून्यकाल का मतलब क्या होता है, शून्यकाल में क्या होता ना है कि जैसे में कोई भी मुद्दा है, हम क्या कर सकते हैं बिना पूर्व सूचना के, ठीक है, कोई भी विशेष मुद्दा के मामले में हम मंत्री से या किसी सदन में खड़ी होकर के पूछ सकते हैं। सदन में खड़ी होकर के हम कोई भी मुद्दा, विशेष मुद्दा का है, वो हम क्या करते हैं, शून्यकाल के तहत में पूछ सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 1962 के तहत में, 1962 में। कब होती है, तो 1962 में होती है। ठीक है, अरे हम क्या कर रहे हैं भाई, 1962 लिखना चाहिए था हमने, ये क्या हो गया, 1962। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया शून्यकाल। आगे देखते हैं अगले पे। क्या बोला गया, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवित पर एल एम सिंघवी समिति, अभी हमने चर्चा किया था। एल एम सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है, जो क्या बोले थे कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या हुआ था, कब एक समिति का गठन किया गया था, एल एम सिंघवी समिति। तो यही हमने चर्चा किया था ना कि इसको याद भी रखिएगा। तो कब, 1986 में इसको गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा, जब आप चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ते चलिएगा ना, तब आप अच्छे तरीके से पहुंच जाइएगा उन, ठीक है, समझ गए ना। तो उसी तरह से चीजों को अच्छे तरीके से लेकर के चलते रहिए। जिस तरह से उनको आप देखते हैं तो सब चीज आप एकदम बारीकी से याद रहता है ना, कहाँ पे तिल है, कौन से कलर की साड़ी पहनी हुई थी, कौन से कलर का नग पालिश रंगी हुई थी, ये सब आपको देखते हैं ना, तो आपको सब याद रहता। उसी तरह से ये भी याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है। अब देखिएगा, चुनाव आयोग की बात करते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, ये सब करवाने का कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है। ठीक है, फिर किसी पार्टी को हमें क्या देना है, चुनाव चिन्ह देना है। चिन्ह देने का काम कौन करता है, तो यही कौन करता है, तो यही करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और इसको जो इलेक्शन कमीशन की चीफ है और जो इलेक्शन कमीशन है, इसको नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है कौन, तो नियुक्त करता है इसको राष्ट्रपति। इसको नियुक्त कौन करता है, तो इसको करता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा। अब इसको बारे में चर्चा किया गया, क्या कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 324 में इसको चर्चा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2006 तक लोकसभा, देखिएगा लोकसभा के सीटों, 6 तक लोकसभा, अच्छा आगे बढ़ते हैं, सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा। देखिएगा, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं होगा, 2006 नहीं है, 2026 है। जैसे में क्या हुआ था ना कि 84वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है, तो ये 84वां संविधान संशोधन होता है 2001 में होता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि जो जनसंख्या के जो होंगे ना 2026 तक नहीं लिए जाएंगे, यानी कब तक लिए जाएंगे, 2026 तक में नहीं लिए जाएंगे। तो इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था कब, तो 2001 में हुआ था। 2026 के बाद ही लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो 2026 तक में इसको रोक दिया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत में, तो 84वां बोला गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया, यही बोला है ना। तो इसको कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग अभी हमने चर्चा भी किया था 243 के में। ठीक है, तो चलिएगा अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे 243 का आई है, आई से इनकम, यानी राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का चर्चा किसमें किया गया है, तो यही किया गया है, ये किसमें, तो 243 के आई में। जे से जांच, जे से क्या, आपको जांच याद करिएगा, जे से जांच। अब जांच किसका, जैसे में अब ने राज्य से, सॉरी, पंचायत में जो भी पैसे कौड़ी आए हैं, तो उसको जांच करने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो इसको जांच करने के लिए क्या,
एक कंटेंट, जिसको आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कि पंचायतों के पंचायतों के लेखा जोखा की समीक्षा, ऐसे लिख सकते हैं, लेखा जोखा की समीक्षा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी जांच पड़ताल करना, ठीक है। पंचायतों के लेखा जोखा, जिसको ऑडिट भी आप बोल सकते हैं, ऑडिट का समीक्षा। अब 243 का के हमने बताया, 243 का के हमने बताया पंचायती राज निर्वाचन, ठीक है। यानी इसके तहत में क्या होता है, चुनाव होता है 243 के तहत में, ठीक है। अब देखिएगा एम से क्या होता है, एम से होता है मना करना, एम से क्या होता है, मना करना, यानी कहां कहां लग सकते हैं और कहां कहां नहीं लग सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात आपकी हमने किया 243 के में। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किया गया था। देखिएगा, सर्वप्रथम पंचायती राज शुरुआत की बात करते हैं तो हमने अभी पढ़ा कि जनवरी में 1957 ईस्वी में क्या किया था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसने सिफारिश किया कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत किया जाता है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में। कब, नागौर जिला में। फिर राजस्थान के बाद कहां पे, तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो इस समय अभी तो ये समझ लागू तो हो चुका था, ठीक है, लेकिन इसे क्या था ना कि संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था तो कोई राज्य मानेगा और कोई राज्य नहीं मानेगा, ऐसा तो हो सकता है ना। तो इसीलिए संविधान में संशोधन की तो जरूरत पड़ेगा। तब उसी लिए क्या हो गया था, फिर 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अब समझ में आ रहा है ना क्यों हो रहा है। सो चलिए, तो कब हुआ था इसको, तो 1959 ईस्वी में हुआ था। कहां, तो राजस्थान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय, देखिएगा, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पहले हम समझ लीजिए। ये क्या होता है, जैसे में आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, या जीवन या कोई व्यक्ति है उसके अधिकार को कोई हनन नहीं कर रहा है, तो ये सब की जांच पड़ताल करने के लिए आपके तरफ से लड़ेगा भी। ये कौन है, एक आयोग है। कौन है, एक आयोग है। तो इसको संसद में कानून बना करके इसको पारित किया गया था। कब, तो 1993 में पारित किया गया था, 1993 में। तो पूछेगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया था, तो 1993 ईस्वी में किया गया था। कब, तो 1993 ईस्वी में किया गया था। समझ में आया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद में है। अब देखिएगा, अब हम पहले यहाँ पे जो 243 में जितने भी जो आर्टिकल आ रहे हैं ये पंचायत राज से संबंधित है, हम सब यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। ए से क्या बोला गया है, असेंबली, यानी ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन के बारे में चर्चा किया गया था 243 के ए में किया गया है, ग्राम सभा का गठन। ये सब आर्टिकल को एकदम ध्यान में रखिएगा, कहीं से पूछ सकता है, आप कहीं पे से फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राम सभा का गठन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अभी हमने देखा, राज्य निर्वाचन आयोग अभी हमने देखा ना, निर्वाचन आयोग। 243 के ई से क्या हो जाएगा, ई से ईयर हो जाएगा, ठीक है। ई से ईयर मतलब अवधि, यानी इसकी पंचायतों की अवधि। तो पंचायतों का अवधि यानी 5 साल का होता है, ठीक है, जिसको अवधि कर सकते हैं, ठीक है। अवधि 5 साल का होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और जी से क्या हो गया, तो जीनियस, GENIOUS, जीनियस हो गया। जीनियस जो व्यक्ति रहेगा उसी को ना शक्ति रहेगा, तो शक्ति। अब इसी में क्या किया गया है ना कि 29 को कार्य जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो पंचायती राज में कितने हैं, 29 कार्य है। तो 29 को जो कार्य है यही जी में दिया गया है, यानी शक्ति है करने का, कहां कहां पे हम कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान। अब पहले धन विधेयक और एक है क्या, वित्त विधेयक होता है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। वित्त विधेयक नॉर्मल विधेयक की तरह होता है, ठीक है। धन विधेयक जिसमें पैसा कौड़ी से मामला हो। धन विधेयक है, यह कौन कह सकता है, तो केवल और केवल ये लोकसभा का स्पीकर बोलेगा कि धन विधेयक है तो है, ठीक है। अब देखिएगा 117 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें वित्त विधेयक के बारे में बात किया गया है। कौन सा, वित्त विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। अगर ये बोलते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है धन विधेयक। इसमें क्या बोला गया है, धन विधेयक 110 में, ठीक है। 109 में क्या बोला गया है कि धन विधेयक जो होगा ना केवल और केवल लोकसभा में पारित होगा। कहाँ पे, तो लोकसभा में पारित होगा, और राज्यसभा केवल उसको 14 दिन तक रोक सकती है और सुझाव दे सकती है कि भैया ये वाला हटा दीजिए ना। लोकसभा का मन करेगा तब हटाएगा, और लोकसभा का मन नहीं करेगा तो हटाएगा नहीं। समझ में आया, ठीक है। ये केवल सुझाव दे सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बैठ करके, ठीक है।
देखिए, अब 108 की अगर बात करते हैं तो 108 के तहत में क्या होता है, ज्वाइंट सेटिंग होता है। क्या होता है, तो ज्वाइंट सेटिंग होता है। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये स्पीकर करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें पूछा था धन विधेयक की, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया, यानी स्वतंत्र कब हुआ था, तो बोलिए कि 1947 में हुआ था। ये कोई पूछने वाली बात है कि तो 1906 अप्रैल की बात करते हैं। 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में क्या हुआ था कि प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा किया गया था। उस समय कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने क्या किया था, घोषणा किया था। अब देखिएगा, अब हम आपको पूछते हैं कि द्वितीय औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुआ था, तो 24 जुलाई 1991 में इसका घोषणा हुआ था। ठीक है, चलिए, तो अब हमें क्या पूछा गया है, तो प्रथम पूछा गया है ना, तो प्रथम पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। भारत के महान्यायवादी एजी, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात किया गया है। तो एजी, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो इसके प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में है। ठीक है, इसके प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में है। अब देखिएगा ये एजी क्या होता है, एजी होता क्या है। जैसे में कोई व्यक्ति जो होता है या कोई कंपनी होती है या कोई, आपने सुना हो कि सरकार पर केस कर दिया, तो सरकार पर केस कर दिया तो सरकार की तरफ से क्या मोदी जी आते हैं यहाँ पे लड़ने हैं। आपको लगता है कि मोदी जी आएंगे, मतलब आपने सुना होगा कि बिहार सरकार को कोर्ट से झटका, तो क्या नीतीश कुमार जी जाते हैं कोर्टवा में, नहीं। उसके लिए एक व्यक्ति होता है एजी, यही अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है, सबसे पहले बात है ये कि अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है। ठीक है, देखिएगा, अटॉर्नी जनरल वही व्यक्ति बन सकता है या तो 5 साल तक, कितने साल तक, 5 साल तक, या उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय में क्या रह चुका हो, ये 5 साल तक उच्च न्यायालय में क्या, उच्चतम न्यायालय में क्या रह चुका हो, तो जज रह चुका हो, या 10 साल तक क्या कर चुका हो, वकालत कर चुका हो। क्या कर चुका हो, वकालत, या फिर 5 साल तक जज रह चुका हो। ठीक है, अब देखिएगा वही व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, या कोई राष्ट्रपति की नजर में एकदम लग रहा है कि हाँ भाई ये बढ़िया आदमी है, एकदम इसको बढ़िया नॉलेज है, वही व्यक्ति को बनाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 76 के तहत। और ये जो होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब कि मन करेगा तब वो हटा, जब वो मन करेगा तब वो हटा देंगे। हमको इसको कोई ठीक गारंटी नहीं है। इसको वेतन जो मिलता ना है, ये भारत के संचित निधि से नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, संचित निधि से नहीं। इसको पारिश्रमिक, जैसे में वकील, एक तरह से आप समझिए कि ये वकील है, वकील। ठीक है ना, एक तरह समझ, तब वकील के पेमेंट मिलता है भाई। आप खुदे बताइए, वकील के पेमेंट मिलता है, काम करोगे भाई तो पैसा मिलेगा, नहीं काम करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। हमारे एक तरह से क्लाइंट के रूप में काम करेगा। फलाना केस लड़ना है तो पैसा मिलेगा, नहीं लड़ना है तो नहीं मिलेगा। ये भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ठीक है ना, ये संसद में क्या कर सकता है, बैठ करके भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। कौन, तो यही एजी। समझ में आया, अब एक गधा नहीं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजों को। आगे बढ़ते हुए, तो ये समझ चीज आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में काफी ज्यादा। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा। देखिएगा, पहले तो हम बताते हैं भारत का राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के तहत में। अब 53 के तहत में क्या बोला गया है, ये राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा, प्रमुख होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देगा अपना त्याग पत्र, तो उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पूछा गया था राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति को क्या करेगा, अपना त्याग पत्र देगा। अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा, प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। अगर हम बात करते हैं सीएजी या फिर कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, फिर एजी की अगर हम बात करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के, ये सब किसको अपना त्याग पत्र देगा, तो ये सब राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के जो मंत्री परिषद होते हैं, तो देखिएगा आर्टिकल 169 में क्या किया गया है कि जो विधानमंडल होगा ना, विधानमंडल, वो विधानमंडल क्या करेगा कि विधान परिषद को गठन कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 169 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, विधान एक जैसे में विधानमंडल होता है, विधानमंडल होता है ना, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक होते हैं विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। ठीक है,
देखो जिस तरह संसद में हमारे एक लोकसभा है, राज्यसभा है, इसी तरह से राज्य में होता है विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद जो होता है इसको उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। और विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है। विधानसभा में हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद में हम लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट डालने में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बोला गया है कि यही विधानसभा और एक हमें विधान परिषद बनाया था। तो विधान जैसे में अब 169 में क्या किया गया है, विधान परिषद का गठन किया जाएगा या नहीं, क्योंकि सभी राज्य में तो विधान परिषद है नहीं, तो आर्टिकल 169 में इसको दिया गया है। ठीक है, और 170 में क्या किया गया है कि विधानसभा का चर्चा किया गया है, और अब विधान परिषद जो बोला गया है 171 में। ठीक है, अब 169 171 में समझ में आ गया ना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि विधानसभा में क्या, विधानसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 500, और न्यूनतम कितना हो सकता है, तो न्यूनतम हो सकता है 60, यानी 60 से कम नहीं। कुछ अपवाद भी हैं, आपको बताएंगे। 500 क्या हो सकते हैं मैक्सिमम, और न्यूनतम 60। लेकिन इसमें हमने विधान परिषद में क्या बताया था कि 1/3 से ज्यादा नहीं, 1/3 से ज्यादा नहीं, और 40 से कम भी नहीं। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, किस पे पूछा गया था कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति होंगे, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला, एक भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? अभी हमने देखा कि ये एजी जो है, एजी अबे गधा जिसको आप बोलते हैं, लेकिन अबे गधा नहीं, अटॉर्नी जनरल, ये आर्टिकल 76 में ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। मन किया राष्ट्रपति को कि तुम निकलो, तुमसे ना हो पाएगा विनोद, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो कौन हटा देगा, तो ये राष्ट्रपति हटा देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? देखिएगा, झारखंड की बात करते हैं तो पूछ कभी कभी देता है। देखिएगा, अब हम बताते हैं कि 1987, देखिएगा 1987 को गोवा 25वां राज्य बनता है। ठीक है, 25वां राज्य बनता है नहीं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1 नवंबर, कब, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है कौन, छत्तीसगढ़। तो 6 से 36 और 6 से 26, अब ध्यान में रखिएगा, 6 से 36 और 6 से 26। और फिर उसके बाद 9 नवंबर को कौन, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद में 15 नवंबर और फिर 2000 को कौन, तो यही झारखंड। ठीक है, हम भी ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, झारखंड। तो कौन सा हो जाएगा, तो 25वां कौन था, तो 25वां कौन था, तो गोवा था। 6 से 26, 6 से छत्तीसगढ़, ये 26 हो गया, ये 27 हो गया, तो ये 28वां होगा ना। और फिर 2 जून 2014 को कौन बनेगा, तेलंगाना बन जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, 28वां। आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा, एक तरफ में हम लिख रहे हैं लोकसभा लिख दिया, एक तरफ में राज्यसभा, इसको ज्वाइंट सिटिंग बोल रहे हैं। कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है तो ठीक बात है। क्यों बुलाया जाता है भाई, आखिर बुलाने का रीजन क्या है? सबको हमारा मन किया कि तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं। बुलाने का जैसे में अब कोई बिल है, ठीक है, बिल मतलब चूहा का बिल नहीं, बिल मतलब विधेयक की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कोई बिल है तो, और कोई बिल है तो मुद्दा छाया हुआ है, गर्मा गर्मी हो है कि नहीं हम पास नहीं होने देंगे, जो करना है से कर लो, देख लेंगे। तो लोकसभा में अलगे सब गर्मा गर्मी के लिए है, कुछ फेंकी फेंकी के लिए है, राज्यसभा में अलगे के लिए है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी होते हैं ना, बुलाते हैं, क्या भाई सुनो, तुम लोग काहे को इतना लफड़ा कर रहे हो भाई, आओ बैठो साथ में, चाय पे नाश्ता पानी करते हैं। तो यही बैठता है, चाय पे नाश्ता पानी करता है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत में, आर्टिकल 108 के तहत में। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग, समझ में आ गया। अबे आओ चाय पानी पियो, दोनों को सबको बुलाते हैं, काहे को टेंशन ले रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे जो पास हो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, दोनों तो बैठ गया तो ऑर्डर करने के लिए तो कोई चाहिए नहीं, तो हाँ बिल्कुल चाहिए। तो यही लोकसभा के स्पीकर ही क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। स्पीकर नहीं है तब मान लें कि ब्याह शादी में गए हुए हैं, तो जो उप स्पीकर होगा वही करेगा, वो जो उपाध्यक्ष होगा वो करेगा। वह नहीं है तब कोई वरिष्ठ होगा वो करेगा। समझ गया गया। अब आर्टिकल 108 के तहत क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग होता है। और जो एक बात ध्यान रखिएगा, लोकसभा के स्पीकर जो है आर्टिकल 118 के तहत क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करता है। अब दिमाग में एक काम नहीं घूम रहा होगा कि काहे को तो हो गया, क्यों होता है ज्वाइंट सिटिंग से, कब कब आया था भाई, तो देखिएगा बताते हैं कब कब आया था, ध्यान दीजिएगा, को काफी ज्यादा पूछा जाता है। 1961 ईस्वी में आया था डॉरी प्रोहिबिटिशन
और उसको क्या बोलते हैं, डॉरी, हाँ बिल, डॉरी प्रोहिबिटेशन बिल लाया था, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या हमने बताया 1961 में डॉरी प्रोहिबिटेशन, फिर उसके बाद में बिल, जिसको आप बोल सकते हैं डॉरी का मतलब क्या हो गया, दहेज निषेध बिल। तो दहेज निषेध बिल कब आया था, तो दहेज निषेध बिल मतलब विधेयक, ठीक है, कब आया था, तो 1961 ईस्वी में आया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस पर हुआ था। फिर उसके बाद आया था 1978 ईस्वी में बैंकिंग कमीशन सर्विस के लिए, बैंकिंग सर्विस कमीशन के लिए, बैंकिंग सर्विस कमीशन के लिए, ठीक है, इसी पर मुद्दा था, तो उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग का आयोजन किया गया था। फिर उसके बाद में आया था कब, तो 2002 में आया था, ठीक है, 2002 में इसका ज्वाइंट सेटिंग किया गया था। तो कब किया गया था, तो इसका प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म बिल के लिए आया था, ठीक है, तो ये 2002 में आया था, ठीक है। तो अभी तक कितने बार ज्वाइंट सेटिंग किया गया है, तो 3 बार, सिर्फ और सिर्फ कितने बार किया गया है, तो 3 बार, ध्यान दीजिएगा 3 बार। और आपको लगेगा इतना तो हो गया, तो अब आप पूछिएगा नहीं कि अच्छा एक बात बताइए, ये ज्वाइंट सिटिंग हुआ, सब आपस में बैठ के चाय पानी पिया, फुसला लिया, चाय पानी बुला करके, तो जो विधेयक पास होगा तो कैसे पास होगा भाई, तो पास होगा साधारण बहुमत से। कैसे होगा, साधारण बहुमत से, ध्यान दीजिएगा। अभी इतना सबको चाय पिलाए हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो नॉर्मल सब होगा ना, तो ध्यान दीजिएगा कि सब नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया तब साधारण से बात कर रहा है सब है, क्योंकि राष्ट्रपति जी बुलाया है, सब हाजिर हो जाओ, तो राष्ट्रपति के सामने कोई ऊंचा आवाज में बात करेगा, नहीं बात करेगा, तो सब कैसे हो जाएगा, तो साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आपको बताइएगा कि अच्छा जो साधारण बहुमत से पास हो जाएगा तो कोई बिल बुला करके राष्ट्रपति से कह देगा कि ज्वाइंट सीटिंग करवाओ भाई, इस पास नहीं होने दे रहा है। अबे ऐसा कैसे हो जाएगा, अंबेडकर साहब बहुत बड़े ज्ञानी थे, इन्होंने साफ साफ कहा है कि संयुक्त अधिवेशन कब कब नहीं हो सकता है, से ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन कब नहीं हो सकता है, ठीक है, ये देखिएगा कब कब नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये देखिए क्या कि जैसे में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होगा, ठीक है ना, तो उसके बिल पर ज्वाइंट सेटिंग आप नहीं बुला सकते, यानी संविधान संशोधन का कोई विधेयक है तब आप नहीं बुला सकते हैं। अगर कोई धन विधेयक का कोई बिल है तो उस पर आप नहीं बुला सकते हैं, या राज्य विधान मंडल से संबंधित कोई कानून है या कोई बिल है राज्य विधान मंडल से, तो आप उसके लिए आप नहीं बुला सकते हैं ज्वाइंट सेटिंग। यानी 3 चीज के लिए आप नहीं बुला सकते हैं, धन विधेयक के लिए नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं, संविधान संशोधन के लिए नहीं, राज्य विधानमंडल से कोई बिल है उसके लिए आप नहीं बुला सकते हैं। देख रहे हैं ना, समझ में सब बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अब बुलाता कौन है जी, हमने बोला था राष्ट्रपति, ये कहा हल्ला कर रहा है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। समझ में आ गया ना, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के स्पीकर। देखिएगा चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा तो समझ में तो बहुत अच्छे तरीके से आएगा, काफी ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए, आप खुद ही बताइए कितना, 18 वर्ष नहीं, 18 वर्ष नहीं, 18 वर्ष के लिए होगा तो वोट दे सकता है, ठीक है ना, ये 19 वर्ष नहीं है, ये 21 वर्ष से ऊपर हो सकता है तभी वो चुनाव लड़ सकता है। और लोकसभा में कब, तो लोकसभा में 25 वर्ष, फिर उसके बाद विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जैसे जैसे आगे आंसर होते बताते चलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। क्या बोला गया है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी है। देखिएगा एक है राज्यसभा, तो राज्यसभा का चर्चा कितने में किया गया है, आर्टिकल 80 में किया गया है, ठीक है। एक है लोकसभा, तो लोकसभा का कितना, तो 81 में चर्चा किया गया है। राज्यसभा कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष का, इसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तरफ लोकसभा लिखा, अब राज्यसभा लिखा। अब इसके जो कितने प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने वर्ष पर, प्रत्येक दूसरे वर्ष पर, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं कि 1/3 सदस्य, ध्यान दीजिएगा ये 1/3 हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे दे देगा ना 2/3, तब दांत चिहार लीजिएगा, ध्यान देगा, इसलिए हम जहां पे आपको फोकस देना है ना वहां पे बोलते हैं 1/3, वहां पे दतवा बिल्कुल नहीं चिहारना, यहाँ लिख के काट दे रहे हैं, ठीक है, 2/3 नहीं, 1/3। प्रत्येक दूसरे वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, भैया आप जाइए घरे, जाइए सेवा पानी कीजिए घरे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये कितना हो गया, अब इसके बारे में हमने देख लिया। अब ये राज्यसभा जो होता है इतना तो हो गया ना।
अब देखिएगा लोकसभा और राज्यसभा में देख रहे थे ना, इसको लोकसभा बनने की जो उम्र है कितने 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ये राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, कभी भी भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा तो होबे करता है, तो जानवे करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन कर देता है, राष्ट्रपति कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो कौन हटाएगा भाई बताइए। अभी हमने चर्चा किया ना है आर्टिकल 61 महाभियोग के बारे में कि कहां पे, तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों तरफ से पास होगा तभी हटेगा, वरना नहीं हटेगा। और उसके लिए 14 दिन पहले क्या किया जाता है, बोला जाएगा कि हम तो आपको हटाने वाले हैं, तब फिर उसके बाद कहते हैं कि आकर के फरियाद लो, देख लेते हैं, विशेष बहुमत पास करोगे तबे ना बांटेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, संसद। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राष्ट्र के प्रावधान से है, तो पता है ये है, इसके बारे में क्या बताना पड़ेगा, खत्म अब हो गया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना हुआ था कब, तो 1980 ईस्वी में हुआ था। कब, तो 1980 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं, देखिएगा आर्टिकल 153 की बात करते हैं तो प्रत्येक राज्य का एक क्या हो जाएगा, राज्यपाल होगा, ये राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। और 54 में क्या होगा, ये राज्यपाल कार्यपालिका का क्या होगा, प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है। और 155 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, किसकी, राष्ट्रपति जो होंगे राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। 155 में बोला गया है, 155 में बोला गया है, ठीक है, कौन, तो 155 में राष्ट्रपति करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला है, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, देखिएगा विधान परिषद, अभी हमने बताया कि विधानमंडल होता है, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधान सभा। अब देखिएगा हमने क्या बोला था कि विधानसभा तो सभी स्टेट में है लेकिन विधान परिषद सभी स्टेट में नहीं है। विधानसभा को उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है, और ये विधान परिषद को निम्न सदन बोला जाता है, यानी निचला सदन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ तक तो सही है। यहाँ इसके बनने के लिए सदस्यता कितनी उम्र चाहिए, तो इसके सदस्यता बनने के लिए 25 वर्ष और इसके सदस्यता बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। इसका जब चुनाव होता ना है तो इसका चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेते हैं, इसके चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हमें जो पूछा गया है, तो अब पूछिएगा कि अच्छा विधानसभा विधान परिषद सब जगह नहीं है तो कितने जगह पे है, तो पहली बात तो ये कि हमारी बिहार है, पहली बात तो ये कि हमारी बिहार है। बिहार का भाई कौन है, यूपी, यूपी है। फिर नीचे चले जाइए, फिर एपी, यूपी, एपी, ठीक है। फिर उसके बाद एपी तो फिर नाटक कर लगता है, ठीक है ना, तो नाटक कर लगता है। तो फिर उसके बाद में तेलंगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन है, महाराष्ट्र है। फिर कौन है, महाराष्ट्र है, ठीक है। कोई होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी 6 गो जहां राज्य है, तो 6 गो राज्य है वहां पे अब भी क्या है, विधान परिषद है, ठीक है। तो अब देखिए कौन नहीं बोला है, तो कौन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3, गुजरात में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। संघवाद मतलब समझते हैं, पहले संघवाद का अर्थ समझिए। संघवाद कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे में शक्ति है, ये जो इसको पावर है ना, ठीक है ना, वो सभी को समान रूप से बांटना चाहिए, सभी को देना चाहिए। स्टेट को भी जितना शक्ति है उसको दो, राज्य को भी, स्टेट या राज्य एक ही हो गया। फिर उसके बाद जो निचला है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, यानी शक्तियों का बंटवारा कह सकते हैं संघवाद। हमारे जिसमें हमारा जो भारत राज्य है, आपने पढ़ा होगा कि क्या है, राज्यों का संघ है, पढ़ा है कि नहीं, भारत जो है राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आप जब आर्टिकल 1, तो संघ मतलब समझ में आ रहा है, संघ का अर्थ क्या होता है ना कि इसमें जो राज्य शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया, यानी सभी को दिया गया शक्तियां। ऐसा नहीं है कि एकात्मक शासन नहीं है हमारे देश में। एकात्मक शासन क्या होता है, अगर एकात्मक शासन रहता एकात्मक, तो क्या होता है ना कि एकात्मक में कि पूरी जो पावर है एक व्यक्ति सेंट्रलाइज हो चुका है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है, 15 लाख के हाथ में है। समझ में आ गया ना, सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है, तो 15 लाख के हाथ में, 15 लाख दिए थे ना, तो उसी के हाथ में चल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, एकात्मक शासन। अगर हम बात करते हैं कि अगर संघात्मक शासन में है, तो संघात्मक शासन में सभी को जो शक्तियां है वो दिया गया, ठीक है ना, सबको, सब मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, जितना है सबको अलग अलग, केंद्र को भी अपना है जो विशेष है तो विशेष रहेगा, तो केंद्र है। तो इसका समझ में आ गया।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण, यस, यानी शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना। एक मिनट, पहले हमें देखिएगा क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो संघवाद की स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना गलत है। देखिए कैसे गलत है, अधिक अधिकार कैसे दिया जाएगा। देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो हाँ अभी तो सब पढ़े किया। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा, हाँ बिल्कुल समान रूप से बंटवारा किया जा रहा है। स्थानीय सरकारों को विशेष अधिकार दे दीजिएगा, तो फिर तो विशेष अधिकार दीजिएगा तो संघवाद कैसे हुआ। विशेष अधिकार नहीं, देखिएगा एकदम आहिस्ते से चिपका देता है भाई, किसके अधिक विशेष अधिकार देना। ठीक है, स्थानीय सरकारों को अधिक, इसको विशेष बोलिए, अधिक बोलिए। ठीक है, स्थानीय से अस्थायी मतलब थोड़ा सा चिपका दिया, तो यही गलती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही। सत्ता का विकेंद्रीकरण को सत्ता का केंद्रीकरण नहीं भाई, एक मिनट, नीचे ऑप्शन में ये भी दिया गया है। ठीक है, इस नीचे ऑप्शन में ये दिया गया है, देख लीजिए नीचे ऑप्शन में एक और ऑप्शन है, सत्ता का केंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो जाएगा। ठीक है, हमें लगा कि ऑप्शन नहीं है, यहीं तक ऑप्शन है, तो इसके आप समझ ही गए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कि क्यों होना चाहिए उसे, क्यों होना चाहिए जो सत्ता का विकेंद्रीकरण, हमें लगा ना कि ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। यानी केंद्रीकरण मतलब अभी समझ गए कि किस केंद्रीकरण, क्या केंद्रीकरण मतलब क्या हो जाएगा। केंद्रीकरण मतलब यही हो जाएगा ना कि भाई क्या है ना कि एक ही जितने पावर जो है, ये पावर एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा। ठीक है ना, यानी पूरा सेंट्रलाइज हो जाएगा, हम ही सब करेंगे, हम ही सब करेंगे। ठीक है, अगर ये सत्ता का केंद्रीकरण नहीं रहता तब आपको ये हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिएगा सत्य नहीं है, ठीक है, गलत कथन को पहचानना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है। तो देखिएगा बोला क्या गया है 1961 में दहेज निषेध, अरे भाई यही तो धरा गया। अभी हमने पढ़ा कि दहेज निषेध अधिनियम जो आया था 1961 में आया था। ठीक है ना, 61 में आया था, तो पहले के तो गलती है, तो अब हम काहे नीचे पढ़ेगा, झूठो मूठो का टाइम वेस्ट करे, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं अगले पे। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। देखिएगा सही के बारे में पूछा गया है। ठीक है, उम्मीदवार को अपने क्षेत्र से 1/3 भाग से कम प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। यही बात हम बताए थे, यही बात बताए थे का, नहीं यह बात हम नहीं बताए थे। हमने क्या बताया था कि 1/6 भी अगर प्राप्त नहीं करता है तो क्या हो जाता है, तो उसको जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है ना, तो 1/6 है, 1/3 नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत है, इसको लपेटिए। तो हमें पूछा क्या है, पहले एक बार देख लेते हैं कि विषय में क्या सही है, सही है पूछा है, तो ये तो गलत है, तो ये तो गलत है। ठीक है ना, ये तो गलत है। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह खुद तैयार करते हैं सॉरी, प्रत्येक पार्टी खुद ही चुनाव करेगा, तैयार करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या को बैठा हुआ है, ऐसा थोड़ी ना कि वहां बटन ढूंढने के लिए बैठे हुए हैं। ये सब काम कौन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, तो यह गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। हाँ ये तो सही लग रहा है, लेकिन और भी हम पढ़ लेते हैं। ये तो सही लग रहा है हमें, लेकिन हमें और भी जो ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं। मतदान की तिथि से 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान का कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। एक गलत है, ये 13 घंटे पूर्व नहीं, ये 48 घंटे पूर्व हो जाना चाहिए, तो यही गलत। तो आपके सामने आंसर यही है। ठीक है, जो मैनिफेस्टो देखे थे ना, जैसे कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो निकाला था, महिलाओं को हम ये देंगे, इतना नौकरियां देंगे, ऐसे देंगे। बीजेपी भी ने अपना निकाला था, रोजगार की बात करने के लिए 2 करोड़ रोजगार देंगे, बहुत सारे बात करेंगे, भारत को तीव्र गति से 2047 में विकास कर देंगे, डेवलपमेंट कर देंगे। पता नहीं कि आए भी अभी दुगना तक नहीं हुआ है, डेवलपमेंट की हम सपना देख रहे हैं। खैर चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या हो गया है कि संविधान अपने नागरिकों को कैसे अधिकार की गारंटी देता है। अब देखिएगा गारंटी की बात करते हैं। संविधान अपने नागरिकों को अधिकार की गारंटी कैसे देता है। देखिएगा अधिकार की अगर बात करते हैं तो 12 से 35 में इसका अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 कितने में चर्चा किया गया है, तो भाग 3 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब हम ऑप्शन पे बढ़ते हैं। हम चलिए और भी बता देते हैं। 14 से 18 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, तो समता का अधिकार। क्या बोला गया है, समता का अधिकार। ठीक है, फिर उसके बाद में 19 से 22 के बीच में क्या बोला गया है, तो 19 से 22 के बीच में बोला गया है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोला गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार।
फिर उसके बाद में 23-24 में क्या बोला गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। फिर उसके बाद में 25 से 28 तक में बोला गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब देखिएगा मिलाते हैं, समता का अधिकार दिया गया है जी, तो 14 से 18 में है, तो एकदम बिल्कुल सही है, एकदम चकाचक। आगे बढ़ते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप 19 पढ़िएगा ना तो उसमें है, तो ये भी है, एकदम। आगे बढ़ते हैं भाई, श्रम का अधिकार, आपको देखिए तो कहीं श्रम का अधिकार दिखाई पड़ रहा है? कहीं दिखाई पड़ रहा है? चलिए फिर देखते हैं, आगे देखते हैं शोषण का अधिकार। आहा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बोला है, लेकिन यहाँ पे शोषण का अधिकार, आपको शोषण करने का अधिकार दे देगा संसद, संविधान? ऐसा है? बिल्कुल नहीं। तो चार जहां जहां पे है उसको सबसे पहले लपेटिए, 4 एकरा में है, 4 एकरा में है, लपेट दिया। और श्रम के अधिकार कहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं ना है, तो इसको भी लपेट दीजिए। आपके सामने एकदम हू बहू एकदम साक्षात देवता जी आके पधार गए हैं। ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगले पे क्या बोला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? अब देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की अगर हम बात करवाते हैं तो कौन चुनाव करवाता है? एक तरफ होता है लोकसभा, एक तरफ होता है राज्यसभा, होता है ना। तो चुनाव के सदस्यों को कौन तैयार करवाता है, ठीक है। अब देखिएगा, लोकसभा में हम लोग डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं, तो बोलते कि हाँ लेते हैं, लेकिन राज्यसभा में जब हम लोग डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेते हैं। अभी हमने विधानसभा पढ़ाया था ना, विधानसभा। आप पूछेगा कि विधान परिषद, दो पढ़ाया था, तो विधान परिषद इसमें जो राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते, पूछे काहे नहीं लेते हैं, दिमाग में उठेगा ना। तो अबे थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए कि विधान परिषद जो है सब राज्य में तो है नहीं, है नहीं, तो है ये नहीं है, तो जिसके राज्य में है वो तो देगा, और जिसके राज्य में नहीं है तो वो तो नाइंसाफी हो जाएगा ना, तो बेईमानी जिसको आप बोल सकते हो तो बेईमानी हो जाएगा ना। तो इसलिए विधान परिषद वाला भाग नहीं लेगा। समझ में आ गया ना? इस तरह से आप याद कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि दम आए दम धक रट गए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इस तरह से आप याद कीजिए, याद रहेगा। विधानसभा वाले क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और वो भी कौन कौन भाग लेगा? विधानसभा वाला जो मनोनीत किया गया है वो भाग लेगा का? तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, जो निर्वाचन किया गया है, जिसको निर्वाचन चुनाव जीत करके आया है, वही भाग लेगा राज्यसभा के चुनने में, ठीक है ना। और कोई नो भाग नहीं लेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकसभा के सदस्य, अरे भैया लोकसभा के सदस्य थोड़ा नहीं भाग लेता है, स्थानीय निकायों के सदस्य, ऐसा थोड़ा नहीं है, स्थानीय निकायों के सदस्य। फिर उसके बाद में राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। यस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो देखिएगा, हमने बताया था कि 243 का के बताया था, इसमें क्या हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या होता है, चुनाव होता है। बस आगे इसमें क्या देरी करना है, आगे बढ़ते हैं अगले वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितना बार बताए, संचित कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कि प्रत्येक दूसरे वर्ष पर क्या हो जाएगा? प्रत्येक दूसरे वर्ष पर 1/3, दूसरे वर्ष पर क्या हो जाएगा? 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। समझ में आएगा? 6 वर्ष कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? चलिए अब देखिएगा, संबंधित नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करते हैं तो कैसे संबंधित नहीं थे? तो ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में कर लिए थे, ठीक है। 1942 में ये कर लिए थे, तो संबंधित थे। बौद्ध धर्म लास्ट में हमने बताया था कि ये अपना चुके थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं, 1956 में आया था, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित तो नहीं थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, अरे भैया कैसा बात कर रहे हो भाई, देख रहा है ना विनोद किस तरह से बातें कर रहा है। संविधान के समझिए कि ये जन्मदाते हैं, इसके बारे में बात किया जा रहा है, देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं थे, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए खुद दे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, देख रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया, नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? तो नस्लवाद का अर्थ होता है, क्या होता है, वही रंग भेद। जो कौन सबसे ज्यादा इंडियन लोग भी क्या होता है, रंग भेद के शिकार होते हैं। जब आप विदेश में जाइएगा ना, यहाँ पे ना बहुत, इंडिया में तो खैर होता है, बहुत कम होता है, लेकिन आप जब यूरोप में जाइएगा तो काले गोरे का भेद काफी ज्यादा भी मिलता है, लेकिन अब तो थोड़ा कम होते जा रहा है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप नेशनल मंडेला के बारे में जानते होंगे। लगभग 27 साल तक अब जेल में रहे थे, यही रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, फिर उसके बाद राष्ट्रपति भी बने थे। 27 साल तक जेल में रहना कोई आम बात नहीं होता। समझिए कि अपनी आधी जिंदगी को 27 साल जेल में गुजार दिया, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते थे। और ऐसा कहा जाता था कि उनको पर चेहरे पर पेशाब किया जाता था। समझ रहे कितने दुख तकलीफ के बाद में वो फिर राष्ट्रपति बनते हैं।
चलिए आगे देखते हैं कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिएगा, लोकतंत्र लोकतंत्र यानी जनता के द्वारा, समझो पढ़ते ना डेमोक्रेसी, जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। समझते हैं ना। चलिए, जो अब्राहम लिंकन बोले थे, हाँ याद आ गया, याद आ गया ना। चलिए अब देखिएगा क्या करना चाहिए, तो देखते हैं करना क्या चाहिए। क्या बोला गया, बेरोजगारों को रोजगार। देखिएगा, जहां तक समझ में नहीं आएगा तो फिर खुद समझ में आ जाएगा, फिर पढ़े चले। सिर्फ शिक्षा लोगों को मतदान का अधिकार। काहे को नोटंकी कर रहा है भाई, शिक्षा लोग जब मतदान करेगा लोकतंत्र में, खाली शिक्षा ही लोग, अनपढ़ लोग नहीं कर रहा है। तो जहां जहां पे आपको दू दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले उसको लपेटिए। दू एकरा में इसको लपेट दिया। पहले ऑप्शन पूरा दिखा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए, दू कहाँ है, इसको लपेटिए। दू कहाँ है, इसको लपेटिए। दू कहाँ है, इसको लपेटिए। आपके सामने एकदम दिखाई पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, काफी आसान होते हैं। और जो लाइकमन हो गया ना, जो वो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया था, स्टेटमेंट में दिया था, हमारा से नहीं बनेगा। आगे बढ़ते जाते हैं। समझ रहे हैं क्या कितना आसान है, जो समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहीं तक वीडियो था, ठीक है। समझ में आपको तो आया होगा, उम्मीद है कि बहुत अच्छा आपको लगा होगा ये सीरीज। तो मेहनत अगर आपको लगा होगा, बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च किया जाता है, फिर उसके बाद आपके सामने रखा जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं है, 1 घंटे की क्लास के पीछे कई घंटे आपको लग जाते हैं, तब आपके सामने रखा जाता है। लेकिन जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है भाई। तो अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देते तो ज्यादा अच्छा था, और नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि अपने अपने ही होते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।